हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग भाई? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये मॉडर्न फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे अपन लोग बोलते हैं हड्डियों का ढांचा, एक्सरेज। आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में आपकी बॉडी का एक्सरे जरूर कराया हुआ है ना? और जब हम लोग बॉडी का एक्सरे कराते हैं तो आपको बॉडी का एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, और हम बोलते हैं कि जहाँ पर डेंजरस का बोर्ड लगा होता है ना, वहाँ पर ऐसा लगता है हमारा एक्सरे लटका दिया हो, ऐसा लगता है भाई। तो आज मैं आप लोगों के सामने वही एक्सरे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो वंस अगेन सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और दोस्तों, ये सेशन में आप लोगों के लिए लाइव इसलिए लेके नहीं आया, थोड़ा सा ये जो अपने लैपटॉप बाहर आज कई बार हीट हो जाते हैं, कई बार लाइट चली जाती है, कई बार वाईफाई का इश्यू आ रहा है। तो बेटर है कि आप लोगों के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के फिर आपको अपलोड करके दिखा दूँ, ताकि आपको बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नज़र ना आए, ठीक है? और बच्चों, ये मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट है जो पोरवल क्लासेस के नाम से है, जहाँ पर 11th 12th नीट जे की हर तरह की प्रिपरेशन होती है, ठीक है? फिलहाल तो हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में जो हमें आज डिस्कस करना है। और जो हमें डिस्कस करना वो ये भाई साहब है। तो आपको इन भाई साहब को देख के किसकी याद आ रही है, बताओ भाई? आप लोगों को इसके दो की किसकी याद आ रही है? तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर देख के किसी की भी याद आए, किसी की भी याद आए, लेकिन मुझे इसको देख के जो याद आ रही है कि वो ये कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरे। तो जब भी हमारी बॉडी का ऐसे करके एक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ऐसे करके दांत दिखाया जाता है कि एक दांत ऐसे करके है, एक दांत ऐसे करके है, ये बॉडी में देखो बल्ब जल रहा है, देखो ये माइंड के अंदर एक बल्ब भी जल रहा है, ऐसे करके बल्ब ग्लो कर रहा है ऐसे करके, है ना? तो माइंड के अंदर बहुत सारे वेसल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी आपको इस एक्सरे के अंदर नज़र आ रही होगी, आ रही सबको नज़र नहीं? तो मुझे आज यही डिस्कस करना है कि हम लोग ये जो एक्सरेज बनाते हैं ना, ये कैसे बनाते हैं। और ये टॉपिक समझ लो आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में भी इसमें कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके जेई के एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसलिए आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, रिवाइज करना, पूरे टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, और इसके बेस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई जरूर करने हैं, सारे के सारे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आपके लिए एक्सरे के बारे में। सबसे पहली बात यह है, आपने पढ़ा हुआ कि हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, जी एक्स यू वी आई मरे, याद है सभी को? तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है वो होता है जी एक्स यू वी आई मरे। जी का मतलब को पता है जी, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। हम लोग आज बात कर रहे हैं एक्स रेज के बारे में। अच्छा, एक बात हो यार, एक्स रेज की वेवलेंथ की रेंज क्या होती है, कौन बताएगा मुझको? एक्स रेज की वेवलेंथ की रेंज क्या होती है? तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है भाई। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक्सरे है उसकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है। तो याद कर लो भाई, 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में एक्स रेज की वेवलेंथ की रेंज होती है, ठीक है? अब एक्सरेज हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक एक्सरे बनाने का ट्यूब है, ये हमारे पास एक्सरे बनाने का ट्यूब है, इसको बोलते हैं रोइंगन ट्यूब। रोइंगन ट्यूब रोता नहीं है ये, पर रोएगा ट्यूब, ऐसी करके ट्यूब आती है। स्पेलिंग बताओ जी मैं रोइंगन ट्यूब का, ROENTGEN, रोइंगन ट्यूब, इसको बोलते हैं रोइंगन ट्यूब बोलते हैं जी। तो ये एक रोइंगन ट्यूब है जिससे हम लोग एक्सरेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एक रोइंगन ट्यूब है। रोइंगन किसी और का नाम नहीं, साइंटिस्ट का नाम भाई लोगों, ठीक है? जो भी ऐसी डिस्कवरी होती है ना, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हीं के नाम पे नाम कर देते हैं जी। तो इसका नामकरण उसी के नाम पे कर दिया गया जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया गया, उसका नाम है रोइंगन। तो रोता रहता था और ये इसकी कहानी है।
अब कैसे बनाते हैं हम लोग एक्सरे, इसके बारे में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ये फिलामेंट होता है, हमारे पास एक ये फिलामेंट होता है, दैट इज फिलामेंट। इस फिलामेंट को हम लोग हीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। इस बैटरी की हेल्प से हम लोग इस फिलामेंट को हीट करते हैं। ये हमारी एक लो टेंशन बैटरी होती है। लो टेंशन समझते हो, लो वोल्टेज बैटरी होती है, जो धीरे 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 करके हीट करती है। कैसे? धीरे धीरे, है ना। जैसे धीरे धीरे करके प्यार होता है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी जाने क्यों डरता है दिल, से गाने भी आते हैं, ठीक है। तो ये एक लो टेंशन बैटरी है जो धीरे धीरे करके इस फिलामेंट को हीट करेगी। जब धीरे धीरे करके फिलामेंट को हीट करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट होते हैं। इसके बाद ये जो रेड कलर का दिखा रखा है, इसको बोलते हैं टारगेट मेटल। ये एक मेटल का शीट है, इसे बोलते हैं टारगेट मेटल। तो दैट इज कॉल्ड द टारगेट मेटल। अच्छा, ये जो टारगेट मेटल है ना, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद ही। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको मैं डिस्कस करूंगा कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद ही, ठीक है। इसे टारगेट मेटल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का है ना, ये भरा होता है कूलेंट। ये कूलेंट भरा होता है, ये कूलेंट, ठीक है। अच्छा, जो कूलेंट गर्म होता है उसको बाहर निकालना पड़ता है और यहाँ पर ठंडा कूलेंट फिर अंदर भेजा जाता है। तो ऐसे करके एक कूलेंट अंदर भी कर रहा है, एक बाहर भी कर रहा है, ताकि कूलेंट का जो अमाउंट है वो मेंटेन रहे। और ये हमको मिल रही है एक्सरेज। तो ये तो इसका पूरा सेटअप हो गया। जो पूरे सेटअप की मैंने कहानी आपको एक्सप्लेन कर दी कि पूरे सेटअप में क्या है। इस पूरी ट्यूब को बोलते हैं रॉइंगन ट्यूब। हमारे पास एक फिलामेंट है, इसको हीट करते हैं लो टेंशन बैटरी से, उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट होते हैं। फिर हमारे पास एक टारगेट मेटल है। टारगेट मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको बताऊंगा मैं। उसके जस्ट पीछे कूलेंट है जी। कूलेंट अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है, पूरा इसका एक फ्लो बना रहता है और हमें एक्सरेज मिलती है। एक बात और भी है, ये हमारे पास एक हाई टेंशन बैटरी है, दैट इज अ हाई टेंशन बैटरी। हाई टेंशन बैटरी का काम क्या होता है? हाई टेंशन मतलब हाई वोल्टेज। इसका काम होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट हो रहे हैं ना, इनको एक्सलेट करना। क्या करना? इनको एक्सलेट करना। अब ध्यान से बताओ, अब मैं आपको ध्यान से एक्सप्लेन करता हूं कि हम लोग एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब पूरी कहानी सुनने वाली है कि हम लोग एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस करते हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ सभी ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद है सभी को? आप सभी लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? सभी ने पढ़ा था ना? अच्छा, आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका जस्ट उल्टा ही होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक मेटल का सरफेस होता है ऐसे करके, है ना। उस पर रेडिएशंस गिरती हैं, लाइट एनर्जी गिरती है, और जब लाइट एनर्जी गिरती है तो यहाँ से बाहर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं जी, याद है सभी को? इसमें उल्टा काम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की बीम गिरती है और रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। तो जस्ट अपोजिट माइंड में रख लो यार, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा फिनोमेना एक्सरे में हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेडिएशंस गिरेंगी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जबकि एक्सरेज में इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे और रेडिएशंस बाहर निकलेंगी। क्या बात समझ आती है? क्या पॉइंट क्लियर है? अब देखो होता क्या है। अब मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। अब होता क्या है कि ये हमारे पास एक लो टेंशन बैटरी है। जब इसकी हेल्प से हम लोग इस फिलामेंट को हीट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिट होना शुरू होते हैं। फिर ये जो हाई टेंशन बैटरी होती है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को करती है एक्सलेट। ये एंड नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ये एंड पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके एक्सलेट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके एक्सलेट होते हैं तो इस मेटल प्लेट से जाके टकराते हैं। जब इस मेटल प्लेट से जाके टकराते हैं तो वो हाईली डी एक्सलेट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हाई रेट से डी एक्सरलेट होते हैं। और जब कोई चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल एक बहुत ही हाई रेट से डी एक्सरलेट होता है तो उसकी बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। और ये जो बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है, ये रेडिएशंस की फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। और इस वाले केस में जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसमें जब हम इसको हाईली एक्सलेट करते हैं, और मेटल प्लेट से टकरा के ये हाईली रेट से डी एक्सलेट होते हैं,
तो यहाँ पर जो रेडिएशन बाहर निकलती हैं, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जब ये एक्सपेरिमेंट प्रॉपर वे में किया गया, तो पता चला कि जो इनकी वेवलेंथ बाहर निकलती है, इन फोटॉन्स की जो वेवलेंथ बाहर निकलती है, वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और जिनकी वेवलेंथ इसके बीच में होती है, उनको नाम क्या दिया गया? उनको नाम दिया गया एक्सरेज। तो एक्सरेज बनाने का एक सिंपल मेथड ही आ गया जी। मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत मुश्किल, बहुत कठिन बात नहीं थी। एक्सरेज का बनना आपके लिए बहुत सिंपल सा हो गया, सिंपल सी कहानी आ गई। लेकिन अभी इसमें कहानी में ट्विस्ट बहुत सारे हैं जी। कहानी में ट्विस्ट ये है, ध्यान से मेरी सुनना, ट्विस्ट क्या कहानी का? कहानी का ट्विस्ट ये है, अभी थोड़ा सा यार इसको जाने दो, उसके बाद मैं दोबारा से इसको प्रकट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी इसको छेड़ा तो ये बुरा बन जाता कई बार। ठीक है, चलो जी, अब शायद आ जाएगा, अब बुरा नहीं मानेगा। इरेजर ले लेते, जो भी फालतू की चीज़ को मिटा देता हूँ जी। तो देखो जी, इरेजर बहुत काम की चीज़ है जी। आपने कुछ भी इरेज करना हो, ऐसे करके इरेज कर लो, है ना। तो दिल में कई बार बहुत सारे जख्म हो जाते हैं ना, जख्म, दिल को कोई तोड़ देता है जी, तो ऐसे करके इरेज कर दो यार। क्योंकि अभी आपने जख्म पे ध्यान नहीं देना है, अभी आपने नीट पर और जेईई के एग्जाम पर ध्यान देना जी। ठीक है, जख्म पर ध्यान दोगे तो फिर जख्म इतने गहरे हो जाएंगे कि इसको हम दोबारा से सही नहीं कर पाएंगे भाई लोग। ठीक है, अब ध्यान समझिए आप। सबसे पहले बात मैं कर रहा हूँ टारगेट मेटल के बारे में। फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टारगेट मेटल। ये जो टारगेट मेटल है ना, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ क्या खास होनी चाहिए? कुछ खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो टारगेट मेटल की खास प्रॉपर्टीज क्या होती है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले इसकी खास प्रॉपर्टी होती है, देखो, इस पे इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो हीट बनेगी। अब मान लो इलेक्ट्रॉन टकराया, हीट बनेगा, ये मेल्ट ही हो गया। अब ये अगर मेल्ट ही हो तो किस काम का रहा हमारे भी? किसी काम का नहीं रहा भाई। ये काम का तभी जब मेल्ट ना हो। और ये मेल्ट कब नहीं हुआ? जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हुआ? हाई हुआ। बिल्कुल सही समझिए आप। तो पहला पॉइंट तो इसका यही होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है हाई मेल्टिंग पॉइंट। साथ साथ में ना प्रॉपर नोट्स बना लेना। पहला पॉइंट है जी हाई मेल्टिंग पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये याद कर लो। अब दूसरा पॉइंट तो लो जी आप। पहला पॉइंट तो हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा क्या होता है जी? दूसरी होती है इसका स्पेसिफिक हीट एनर्जी। दूसरी बात मैं करूंगा इसकी स्पेसिफिक हीट एनर्जी। इसकी स्पेसिफिक हीट एनर्जी कैसी होती है? इसकी स्पेसिफिक हीट एनर्जी भी हाई होती है। इसकी जो स्पेसिफिक हीट एनर्जी होती है वो भी हाई होती है। हाई क्यों होती है, सुन ध्यान से आप। मान लो इलेक्ट्रॉन्स टकराए, टकराने के बाद हीट बनती है, हीट करने के बाद टेम्परेचर राइज हुआ। अगर मान लो थोड़ी सी हीट दे दी, इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, तो पीछे जो कूलेंट रखा है जल जाएगा, जल बुझ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा हीट गेन करने के बाद जिसका टेम्परेचर में जो राइज हो, जो वृद्धि हो, बहुत कम हो, स्मूथ हो, जल्दी गर्म ना हो जाए। कई बार लोग जल्दी गुस्सा आता है, छोटी सी बातों पे गुस्सा आता है, छोटी सी बात पे गाली देना शुरू करते हैं, पंच निकाल लेते हैं, हॉकी ले आते हैं। ऐसा काम नहीं करना यार। ठीक है, आप लोग यार पढ़े लिखे बच्चे हो, देश के डॉक्टर बनने वाले हो। ठीक है, छोटी बड़ी बातों पर ऐसी बातें नहीं करनी है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, भले वो बातें सैनोरिटा की वजह से हो या फिर राज की वजह से हो, लेकिन आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना यार, क्योंकि आपका टारगेट ये है भाई। ठीक है, ये टारगेट एक बार प्रूफ हो गया तो बहुत सारी सैनोरिटा, बहुत सारे राज आपको मिल जाएंगे अपने आप ही, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ध्यान समझिए आप। तो इनकी एक हाई स्पेसिफिक हीट एनर्जी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये हीट एनर्जी गेन करेंगे तो हीट एनर्जी गेन करने के बाद इनका टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो जी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी हाई थर्मल कनेक्टिविटी होती है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो इनकी एक हाई थर्मल कनेक्टिविटी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाई थर्मल कनेक्टिविटी? कि जब ये हीट एनर्जी गेन करेंगे ना, तो जितनी भी हीट एनर्जी गेन करेंगे, ये जो मेटल के पास जितने भी हीट एनर्जी गेन करेगा, जल्दी से ट्रांसफर कर देगा इस कूलेंट के अंदर, ताकि बाकी इलेक्ट्रॉन्स आए और बाकी इलेक्ट्रॉन्स की हीट भी इसको जल्दी ट्रांसफर करें, ताकि मेटल की शीट पे ज़्यादा असर ना पड़े। तो मेटल की शीट ज़्यादा गर्म ना हो, इस पर ज़्यादा असर ना पड़े, इसके लिए इसका हीट का कंडक्शन फास्ट होना चाहिए।
और अगर इसका हीट का कंडीशन फास्ट करना है तो हमें एक ऐसा मेटल चाहिए जिसकी हाई थर्मल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये 3 खास बातें हैं जो आप लोगों ने याद कर लेनी है। कौन कौन सी बातें? कि इसकी हाई थर्मल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इसका स्पेसिफिक हीट एनर्जी हाई होना चाहिए, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और ये सारी की सारी बातें ऐसे मेटल्स में आती हैं जिनका हाई एटॉमिक नंबर होता है। ये बात भी आप लोग याद कर लो, हाई एटॉमिक नंबर। ये पॉइंट भी ध्यान से सुन लो और मन में एक गांठ बांध लो। क्या? कि सारी प्रॉपर्टीज तभी पॉसिबल है जब ऐसा मेटल हम ले जिसका एक हाई एटॉमिक नंबर हो। ठीक है भाई, ये हमने टारगेट मेटल की बात कर दी। अब मैं एक बात और करता हूं जी, कि जब यहां से हीट ट्रांसफर होकर इस कूलेंट के अंदर जाती है, कूलेंट के अंदर, ये कूलेंट है, ये राहुल द्रविड़ नहीं है, ये कूलेंट है जी। तो सारी हीट एनर्जी ये गेन कर लेता है, ये गर्म हो जाता है। गर्म होते ही यहां से गर्म कूलेंट बाहर निकलता है। जितना कूलेंट गर्म कूलेंट बाहर निकलता है उतना ठंडा कूलेंट यहां से एंटर करता रहता है और इसका एकदम फ्लो बना रहता है। और यहां पर हमें क्या मिलती रहती है? एक्सरेज मिलती रहती है। ये तो एक्सरेज बनने का फिनोमेना आ गया, और इसके अंदर भी हमारे कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दिए हैं कि टारगेट मेटल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किसमें खास बात हो सकती है, सेटअप कैसा बना होता है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, इसकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है, सारी की सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी बातें प्रॉपर लिख लेना भाई लोगों। अब मैं और काम की बात होगी कि जब हम लोग ऐसे करके मेटल्स एक्सरेज बनाते हैं तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम लोग जो इसका एक्सरेज का ग्राफ बनाते हैं ना, देखो हमने अलग अलग पोटेंशियल पर ना, अलग अलग हाई वोल्टेज पर, जिसको बोलते हैं ना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो हमने अलग अलग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर, व्हाट इज द मीनिंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल? जो हाई टेंशन बैटरी लगा रखी है ना ऐसे करके, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगी, तो अलग अलग वोल्टेज पे हमने अलग अलग ग्राफ बना रखे हैं। अब मैं आपको किसी भी एक ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो मैं इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, अलग, ये 20 किलो वोल्ट पर, ये 30 पर, ये 40 पर है, वो थोड़ी सी बात अलग होगी, पर मैं आपको यहां पर समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। देखो होता क्या है, ध्यान से देखना चाहिए। हमारे पास एक फिक्स टारगेट मेटल है, हमारे पास एक फिक्स टारगेट मेटल है, ठीक है। मेटल तो हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं। मान लो मैंने एक टारगेट मेटल फिक्स कर लिया, उस पर इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स गिरने के बाद अब क्या होता है कि यहां पर हम लोग इंटेंसिटी निकालते हैं कि जो यहां से एक्सेस बन रही है उसकी इंटेंसिटी क्या बन रही है, और जो इंटेंसिटी बन रही है उसकी वेवलेंथ क्या बन रही है। इसमें से मैं पर्टिकुलर ग्राफ को ले लेता हूं। मैंने एक पर्टिकुलर ग्राफ ले लिया, तो मान लो मैंने एक ग्राफ ले लिया ये वाला, कि ये हमारे पास है लैम्डा और ये हमारे पास है इंटेंसिटी, और मैं इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ से है और ऐसे करके हमारा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब ये ग्राफ देखो क्या शो कर रहा है। पहला पॉइंट ये शो कर रहा है कि अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग इंटेंसिटी मिल रही है। ध्यान से अगर देखो तो अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग इंटेंसिटी मिल रही है। ये एक वेवलेंथ है, ये एक वेवलेंथ है, यहाँ पर भी एक वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ वाला यहाँ पे मिला लो उसको ऐसे करके, और अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी अलग अलग है। इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, देखो ध्यान से, ये वो वेवलेंथ है जिसकी ज्यादा इंटेंसिटी बाहर इमिट हो रही है एक्सरे की, फिर घट रही है, फिर घट रही है, फिर घट रही है, लैम्डा घट रहा है, घट रहा है, इंटेंसिटी भी घट रहा है, मतलब लैम्डा सॉरी बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है, ऐसे करके लैम्डा बढ़ रहा है और उसकी इंटेंसिटी घट रही है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले खास बताता हूं, जो नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नीट का कई बार क्वेश्चन आया हुआ, जे के अंदर भी आया हुआ है, कि ये जो वेवलेंथ होती है, ये जो वेवलेंथ होती है ना, इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड द कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब काट के अलग कर दिया, ऐसा मतलब नहीं है। कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब होता है ये सबसे मिनिमम वेवलेंथ है, लैम्डा मिनिमम। और किसी भी मेटल का जो लैम्डा मिनिमा होता है, जो कट ऑफ वेवलेंथ होती है, ये टारगेट मेटल पर डिपेंड नहीं करती है। पहला पॉइंट तो ये है, इट नॉट डिपेंड्स, नॉट डिपेंड्स, ये टारगेट मेटल पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैं एक्सप्लेन करता हूं। होता क्या कि जब मेटल की शीट पर, जो अपना टारगेट मेटल होता है, जब टारगेट के मेटल पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारिंग की जाती है और इलेक्ट्रॉन हिट करता है इसको, तो इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होती होगी। मान लो इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सलेट किया है पोटेंशियल V से, तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो EV के बराबर होगी। और मान लो जितनी एनर्जी थी उसका कुछ भी लॉस नहीं हुआ, और इतनी की इतनी एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी।
तो जो फोटॉन्स बना हुआ उसकी जो एनर्जी बनी होगी वो बनी होगी hc/λ। मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। और यहां से आप लैम्डा निकाल लो एक, तो यहां से जब आप लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा मिल जाएगा hc/ev। तो ये जो लैम्डा है ना, इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ मिनिमम लैम्डा। और ध्यान से देखो, इस चीज के अंदर, इस लैम्डा की वैल्यू के इसके अंदर इस टारगेट मेटल का कोई रोल नहीं है जी, कोई रोल नहीं है इसका, कोई रोल नहीं है। अगर मेटल इसके अलावा दूसरी मेटल भी होती ना तो भी हमारा लैम्डा मिनिमम फिक्स रहता है। जैसे इस वाले केस में 0.6 है नैनोमीटर, ये फिक्स है। वो डिपेंड करता है कि हमारा ये ईवी कितना है, ईवी कितना है। तो एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, सी कांस्टेंट होगा स्पीड ऑफ लाइट, तो ईवी कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल पर डिपेंड करता है खाली, जितना हाई पोटेंशियल होगा उतना लैम्डा कम मिलेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पॉइंट क्लियर है? तो इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। इसके बाद जो ग्राफ बना देखो क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम लोग वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, पहले उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये वो वेवलेंथ है जिसकी ज़्यादा इंटेंसिटी बाहर निकली होगी, मैक्सिमम निकली होगी, और फिर लैम्डा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी लगातार घटती जा रही है। ये पूरा हमारा एक्सरेज का स्पेक्ट्रम ग्राफ है जो शो करता है कि जो आपको आपको क्या मिलता है, लैम्डा मिलता है, जो वेवलेंथ मिलती है वो यहाँ से लेके सभी रेंज की अप टू द इनफाइनाइट रेंज की आपको यहाँ से रेज मिल जाती है, जिनको बोलते हैं एक्सरेज। ठीक है भाई। और ये जो हमारा एक्सरे का ग्राफ है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस एक्सरे रेडिएशन ग्राफ। ये कंटिन्यूअस एक्सरे रेडिएशन ग्राफ। लेकिन साइंटिस्ट अगर इतना ही खत्म, यहां पे आके काम खत्म कर दें, इतना ही सोच लें, इसके आगे ना सोचे, तो साइंटिस्ट किस काम के? साइंटिस्ट अगर हम लोगों को परेशान ना कर पाए, हमारे माथे पे शिकन न डाल पाए, तो साइंटिस्ट किसी काम का नहीं है। और सबसे ज़्यादा हमको परेशान किया न्यूटन ने, आपको पता ही है जी। ठीक है। तो होता क्या भाई कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको इतना नहीं छोड़ा, इसके आगे और भी कुछ उन्होंने डिस्कवर किया। वो इस एक्सरे की प्रोडक्शन में इसके भी आगे चले गए। ये दिल मांगे मोर। तो उन्होंने क्या किया, आगे जाके इसको और माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि नहीं यार, दाल में कुछ काला है, ये एक्सरे तो ठीक है, पर इसमें मज़ा नहीं आ रहा। अब मज़ा लाने के लिए इसमें तड़का मसाला डालना पड़ेगा। ठीक है। तो जब बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया, बहुत ज़्यादा, ये एक्सरे की यूजेस हैं, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, तो पता चला कि भैया ग्राफ ऐसे नहीं, ग्राफ तो ऐसे बनता है। ठीक है। और ये जो ग्राफ बनता है इसको बोलता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर एक्चुअली जब बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया ना, तो जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ जो ग्राफ बना, वो ग्राफ कुछ ऐसे करके बना कि यहाँ से लैम्डा मिनिमा शुरू हुआ, फिर ऐसे करके गया, फिर ऐसे करके चोटी बनी, चोटी, फिर ऐसे करके गया, फिर वो एक और चोटी बनी ऐसे करके, ये के बीटा बना, ये के अल्फा बना, इसके बाद एल बीटा भी बना भाई लोगों, एल अल्फा भी बना, ऐसे करके बहुत सारी वेरिएशन बनी। तो भाई दिमाग खराब हो गया, ये हो क्या रहा है, ये क्या भैया, ये क्या है क्या ये जैसे मान लो एक एटम है, सपोज करो दिस इज द एटम, आइटम नहीं, एटम बोल रहा हूं, तुम लोग बिना यार नहीं, इतना मजाक ही पसंद नहीं मुझे। तो ये एक एटम है, एटम का इसमें न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, ये एम शेल हो गया, ऐसे करके ना होता ना, तो कुछ ऐसे करके। अब देखो जी हुआ कि जब बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया ना, तो पता चला यार ये ग्राफ ऐसे नहीं बनता जैसे हमने पिछले इसमें बनाया था, इसमें थोड़ी वेरिएशन और आती है, ग्राफ तो ऐसे करके बनता है। अब ये ग्राफ ऐसे कैसे बनता है, कैसे ऐसे बना, इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन किया गया, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ध्यान से। जो बाद के साइंटिस्ट जो और समझदार हुए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मान लो सपोज करो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके जा रहा है। देखो आपने पढ़ा कि एक मेटल की शीट होती है, टारगेट मेटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन को बोम्बारिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन जाता है, हिट करता है और स्कैटर्ड होता है ऐसे करके, और एक्सरे बन जाती है। अब होता क्या है, कई बार इलेक्ट्रॉन बड़ा चालू होता है, कई बार इलेक्ट्रॉन बड़ा चालू होता है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से प्यार हो जाता है। वैसे तो ये चीज़ खतरनाक है, हमारे देश में अब तो इसको कबूल कर लिया गया है, पर पहले हमारे देश में कबूल नहीं थी चीज़। ठीक है। लेकिन जो है सो है। तो कई बार इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से प्यार हो जाता है जी, डीडीएल जो इलेक्ट्रॉन की बन जाती है। होता क्या है कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करते हैं, जब हम लोग इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करते हैं, तो ये मेटल पीस के अंदर घुस जाता है, मेटल पीस के अंदर घुस जाता है, इसको हिट करता है और कहता है चल मेरे साथ, और इसको ऐसे करके उड़ा ले जाता है। बताओ जी क्या हो गया जी, जमाना खराब है जी, कुछ भी हो सकता है।
वैसे आजकल तो ऐसा नहीं होता कि कोरोना का इफेक्ट चल रहा है और आप सभी लोग घर पे ही रहना भाई, और ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है? क्योंकि अभी तो अपने डॉक्टर बनना है, इसके बाद फिर करते रहना, बाद में बहुत टाइम मिलेगा, पर पहले पढ़ लो जी ढंग से, ठीक है? पर बाद में भी ऐसा क्यों करना है यार, है कि नहीं? तुम लोग तो समझदार हो यार, होशियार हो, तो ध्यान से सुनो भी। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके क्या, इसको हिट करता है और इसको उड़ा के ले जाता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको उड़ा के ले जाता है तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया ना, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। अब जैसे यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई, जैसे यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स में होड़ लग जाती है कि हम इसमें जाएंगे, हम इसमें जाएंगे, हम इसमें जाएंगे। तो भैया जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स दम मारने की कोशिश करते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, ये भी जाने की कोशिश करेगा, इसके इधर भी कोई शेल होगी तो वो भी आने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको जगह को फिलअप कर दूं, और जब वो हायर लेवल से लोअर पे जंप करते हैं तो यहाँ से रेडिएशन बाहर इमिट होती है, होती कि नहीं होती? और जो रेडिएशन बाहर इमिट होती हैं वो भी तो फोटॉन्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है? तो हुआ क्या कि जहां पर अभी चोटी मिल रही है, जहां पर पहले चोटी मिल रही है, देखो पहले हमने जो ग्राफ बनाया था ना, ऐसे बनाया था, जो मैंने पहले ग्राफ बनाया था कुछ ऐसे करके बनाया था, ग्राफ देखना ध्यान से। तो जो मैंने पहले ही ग्राफ बनाया था कुछ ऐसे करके बनाया था ग्राफ, आपको याद होगा शायद। मान लो यहीं से ग्राफ शुरू है मेरा और ऐसे करके ग्राफ जा रही हूँ करके, है ना? ऐसे ग्राफ बनाया था मैंने पहले। तो यहाँ पर जो हमें पहले एनर्जी मिल रही थी, जो हमें पहले एनर्जी यहाँ पर मिल रही थी ऐसे करके, देखो यहाँ पर वो तो एनर्जी में मिल ही रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे डीएक्सलेट होंगे, उससे तो फोटोन बाहर निकलेंगे, वो तो एक एनर्जी हमें E1 मिल ही रही है। साथ में जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और बाकी इलेक्ट्रॉन्स इस पर जंप करने की कोशिश करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा फोटोन्स और बाहर निकलेंगे, तो वो एनर्जी इसके अंदर E2 भी ऐड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी दो कारणों से मिलेगी, इस वाले पॉइंट पर एनर्जी दो कारणों से मिलेगी। वो दो कारण कौन कौन से होंगे? एक कारण तो होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डीएक्सलेट हुआ है उसके डीएक्सलेट होने से जो एनर्जी बाहर निकली है, और दूसरा कारण क्या हुआ कि अगर वो इलेक्ट्रॉन वहां से उड़ गया है तो बाकी इलेक्ट्रॉन उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे, नीचे जंप करेंगे, तो एनर्जी और एक्स्ट्रा बाहर निकलेगी, और जब दोनों एनर्जी ऐड हो जाएंगी तो एनर्जी इतनी ज्यादा बन जाएगी कि इसको मैं ऐसे करके पीक से शो करना पड़ेगा, ऐसे करके पीक से शो करना पड़ेगा, ठीक है? किससे शो करना पड़ेगा? पीक से शो करना पड़ेगा। और ये जो पीक बनी है वो के बीटा बनी है, और ये जो पीक बनी है वो के अल्फा बनी है। के का मतलब वो के शेल पे जंप कर रहे हैं, और जब के शेल पे जंप करते हैं, जब के शेल पे जंप करते हैं, एल से करते हैं, ऊपर वाले से करते हैं, इससे करते हैं, ठीक है? तो जब यहां से जंप करते हैं, सबसे पहले वाले से करते हैं, तो उसको नाम देते हैं अल्फा का, मतलब की अल्फा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो स्पेस खाली हो गया है उसको भरने के लिए जंप किया, और अगर ये जगह घेर लेगा, इसकी जगह यहाँ पर अगर ये घेरेगा तो उसे बोलेंगे के बीटा। अच्छा, एनर्जी ट्रांजिशन किसमें ज्यादा हुआ? एनर्जी का ट्रांजिशन के बीटा में ज्यादा हुआ या एनर्जी का ट्रांजिशन के अल्फा में ज्यादा हुआ? सोच के बताओ मुझे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि एनर्जी का ट्रांजिशन किस केस में ज्यादा हुआ? एनर्जी का ट्रांजिशन के बीटा में ज्यादा हुआ या फिर के अल्फा में ज्यादा हुआ? तो ध्यान से देखो, के बीटा में ज्यादा होना चाहिए ना, के बीटा में एनर्जी का ट्रांजिशन ज्यादा होना चाहिए। ध्यान से अगर देखो, दिख रहा है क्या सभी को? तो के बीटा के अंदर एनर्जी का ट्रांजिशन ज्यादा होना चाहिए। पर अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो जो एनर्जी लेवल है ना वो के अल्फा का ज्यादा दिखा रखा है। क्यों? देखो ना, के अल्फा की पीक ज्यादा दिखा रखी है और के बीटा की पीक कम दिखा रखी है, जबकि एनर्जी यहां से बाहर ज्यादा निकलनी चाहिए ना। ऐसा क्यों? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान सुनना। ऐसा क्यों होता? क्या अभी कि मान लो सपोज करो कि यहां पर एक स्पेस खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन उड़ा के ले गया, एक स्पेस खाली हो गया। अब देखो, पूरे जो हमारे पास एक सैंपल ऑफ आइटम होंगे, हमारे पास जो सैंपल ऑफ एटम्स होंगे, सैंपल ऑफ एटम्स होंगे, तो कई एटम्स के अंदर स्पेस खाली होंगे। और जब बहुत सारे एटम्स में स्पेस खाली हो गया, मतलब सपोज करो 100 एटम्स के अंदर स्पेस खाली हो गया, 100 में नहीं हुआ, करोड़ों में हुआ, वैसे तो मैं 100 लेता हूं, तो इन को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। बस ज्यादातर चांस किसके होंगे? ज्यादा चांस इनके होंगे, इनके जो पास वाले होंगे, जो बिल्कुल पास में है, इनको मौका पहले मिलेगा। जब कोई घर से भग जाता है ना, किसी की दिल से कुछ चला जाता है ना, तो उसके दिल को भरने के लिए मौका पहले चांस को लेता है, पास वाला लेता है, दूर तो बाद में लेता है ना। मान इसका ध्यान ही नहीं गया तो उसने मौका ले लिया, पर पहले मौका तो ये ले लेगा ना। तो 100 में से 90 वाले केस के अंदर मौका पड़ोसी ले लेता है, पड़ोसी का पड़ोसी नहीं ले पाता, ठीक है? तो होता क्या, मोस्ट ऑफ द केस में
जब बहुत सारे एटम्स होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, तो जो के अल्फा की क्वांटिटी होगी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो एल से जंप करके यहाँ पर आएंगे, इनके नंबर ज्यादा होंगे। भले इसकी एनर्जी कम है पर नंबर ज्यादा होंगे, और नंबर ज्यादा होने से इस एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब अमाउंट बढ़ जाएगा जी। और इसमें भले ही ट्रांजिशन से एनर्जी ज्यादा निकल रही है, पर इसके नंबर इतने कम होते हैं कि इससे बहुत ही कम होते हैं, मतलब 10 ही हुए, ये 5 ही हुए, तो इसकी एनर्जी उस अमाउंट से उतनी बढ़ नहीं पाएगी थी। इसलिए के अल्फा की जो पीक आएगी कैसे आएगी, ज्यादा आएगी, और के बीटा की पीक कैसे आएगी, कम आएगी। यार ये बात आप लोग ध्यान में रख लेना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो के अल्फा ज्यादा क्यों है, समझ आ गया? क्योंकि जो पास वाले होंगे वो ज्यादा जल्दी कूदेंगे, ज्यादा जल्दी गिरेंगे, और उनमें ज्यादा इमिशन होगा, ज्यादा रेडिएशन का इमिशन होगा। 100 में से 95% तो ही करेंगे काम, ठीक है, और वो सिर्फ 5% होंगे या 2% होंगे, 1% होंगे। तो भले उस ट्रांजिशन की एनर्जी ज्यादा है, पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसकी कम निकले ना, नीचे कम आए, तो एनर्जी थोड़ी सी कम रह जाती है। और एक बात है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इसको कैरेक्टरिस्टिक इसलिए बोलते हैं कि अगर मान लो सपोज करो मेरे पास कोई भी मेटल है, सपोज करो मेरे पास पी मेटल है, और पी मेटल में अगर एक चोटी यहां बनी है, एक चोटी यहां बनी है, तो जितनी बार भी पी एटम का आप एक्सरे से एक्सरे निकालोगे, जब भी पी का एक्सरे निकालोगे, हर बार ये चोटी यहीं पर मिलेगी, इस चोटी की पोजीशन नहीं बदलेगी। और अगर चोटी की पोजीशन नहीं बदलेगी तो ये शो करेगा मेटल पी है। तो मेटल पी की चोटी अलग जगह होंगी, मेटल क्यू की चोटी अलग जगह होंगी, एक्स मेटल की एक्स को चोटी लेते हैं, वाई मेटल की चोटी अलग होगी, जेड की अलग होगी। हर मेटल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी कि चोटियां जहां पर पी में एक बार बनेगी, जितनी बार भी पी का करोगे हर बार पी उतना ही काम करेगा, उसकी चोटी वहीं पर आएगी। क्यू वाले की चोटी वहीं पर आएगी, वाई वाले की चोटी वहीं पर आएगी, जेड वाले की चोटी वहीं पर आएगी। तो हर एक का वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बन जाएगी। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या सभी को पॉइंट की समझ में आ गया जी? और इसमें सिर्फ के अंदर ही जंप नहीं करते, के के अंदर भी जंप करते हैं, एल के अंदर भी जंप करते हैं। जैसे के पे जंप किया तो के बीटा के अल्फा बन गया, एल पे जंप किया तो एल बीटा एल वाले भी जुड़ सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसको ही लेके उड़े भाई, एक मिनट समझ, हाँ, जरूरी तो है इलेक्ट्रॉन इसको ही लेके उड़े, इलेक्ट्रॉन इसको भी लेके उड़ सकता है, इसको भी लेके उड़ सकता है। अगर यहाँ पे जंप करेंगे तो के अल्फा के बीटा, यहाँ पे करेंगे तो एल अल्फा एल बीटा, यहाँ पे करेंगे तो एम अल्फा एम बीटा। और पहला अल्फा हुआ, दूसरा बीटा हुआ, तीसरा गामा भी होता है। पर गामा की तो बारी बहुत बाद में आएगी ना, सबसे ज्यादा मजे तो ये लेगा, उसके कुछ देर बाद कम ये लेगा। ये तो बहुत रेयर केस है भाई साहब, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बनती है एक्सरेज। तो एक्सरेज के सारे पॉइंट्स मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दिए, और ये एक्सरेज की प्रॉपर्टीज भी जो आपने पढ़ लेनी है। कौन कौन सी है? यूज टू टेक द पिक्चर्स ऑफ बोन्स, टीथ एंड टिश्यू। एक्सरे इज लार्जली यूज टू एग्जामिन ब्रोकन बोन्स, diseased tissues and teeth with holes, demonstrate the difference between the bone density and soft tissue, show detailed images of the bone structure. Bone and other dense tissues can be seen to destroy the cancer cell. ये सारे के सारे यूजेस आपको कैंसर के एक्सरेज के 100% याद होने चाहिए सभी लोगों के लिए। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? और दोस्तों कल 11 बजे मैंने एक 11th क्लास के लिए सेशन रखा है, 11th क्लास के लिए। अब मैं 11th क्लास का एक रैंकर बैच शुरू कर रहा हूं अपने ही YouTube चैनल पर। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, आप उन लोगों को इसमें ज्वाइन करा सकते हैं। ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। कल 11 AM पर इसकी पहली क्लास है। जो मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है नीट 20 VKTK। जिन्होंने अभी तक इसको चैनल को ज्वाइन नहीं किया, चैनल ज्वाइन कर लें। इस पर आपको सारे के सारे अपकमिंग वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जो बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरा रैंकर्स बैच ज्वाइन कर लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कल इसकी पहली क्लास है 11 बजे की। और 2021 के लिए भी मैं रैंकर 2 बैच शुरू करूंगा जल्दी, उसका भी अनाउंसमेंट 1 हफ्ते के अंदर मैं कर दूंगा, और आप लोगों ने उसको भी ज्वाइन कर लेना है। तो बच्चों इस सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था एक्सरे का, ध्यान से देखना है, रिवाइज कर रहा है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।